हाय एवरीवन, क्लास 12th का जो बोर्ड एग्ज़ाम इस बार होना है उसके लिए मॉडल सेट रिलीज हुआ है। उसी का सॉल्यूशन जो है हम लोग करने वाले हैं। अब एक बात तो ध्यान में रख ही लो कि मॉडल सेट से क्वेश्चंस आते हैं फाइनल एग्ज़ाम में, लेकिन फिर से आ ही जाए यह ज़रूरी नहीं है। इस बात का रिस्क तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। तो मॉडल सेट एक जरिया हुआ प्रिपरेशन का, फुली डिपेंडेंट नहीं रहोगे इस पे, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है। तो जैसा रिलीज हुआ है मॉडल सेट में कि 2 पार्ट में इसका, एक पार्ट केवल ऑब्जेक्टिव है, दूसरा पार्ट सब्जेक्टिव है। उन्हीं क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन तो भेजा जा चुका है, बस उसी को एक बार डिस्कस कर लेना, उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। तो इसमें से पार्ट 1 जो है ऑब्जेक्टिव के लिए, उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि द नंबर ऑफ एटम्स in a body centered cubic unit cell of a monoatomic elementary substance is equal to, मतलब ओवरऑल यह पूछ रहा है कि बीसीसी यूनिट सेल में, यहाँ हम लिख देते हैं पार्ट 1 का है ऑब्जेक्टिव्स जो केवल है। क्वेश्चन नंबर 1 बीसीसी यूनिट सेल में पूछ रहा है कितने एटम्स होंगे। क्या ही इसमें पूछ रहा है बताओ, 2। अब बीसीसी यहाँ दे करके रखा, हो सकता है एग्जाम में एससीसी पूछ दे, हो सकता है एग्जाम में एफसीसी पूछ दे, और हो सकता है कि एससीपी पूछ दे, कोई भी पूछ सकता है। तो फिलहाल बीसीसी के लिए तो 2 है, अब एससीसी रहता तो 1 हो जाता, एफसीसी के लिए 4 होता, एससीपी के लिए 6 हो जाता। तो यह एक जरिया हुआ जो बता रहा है कि बीसीसी यूनिट सेल में कितने एटम है, ये हम पूछ रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि एग्जाम में बीसीसी वाला ही पूछ दे, वहाँ एफसीसी पूछ सकता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी हैं सबको करते चलना है, याद रखोगे इस बात को। तो क्वेश्चन नंबर 2 द परसेंटेज ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स इन अ क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब इस बार पैकिंग एफिशिएंसी की बात क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहा है। तो फिर से इन सारे लैटिस के लिए हम लोग लिख लें, एससीसी के लिए लिख लें, बीसीसी के लिए लिख लें, एफसीसी, इसी को हम लोग सीसीपी भी कहते हैं, और एससीपी लिख लें। इसके लिए कितना था 52.4%, इसके लिए होता है 68%, इसके लिए 74%, और इसके लिए भी 74%। ऐसा पैकिंग एफिशिएंसी हो क्या रहा था कि जो टोटल अवेलेबल स्पेस होता है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट के लिए, उसमें से कितना % स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है उन पार्टिकल्स के द्वारा जो क्रिस्टल में है, तो वही उसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता था। और वहाँ से बताए थे कि पैकिंग एफिशिएंसी जो है ना वह स्टेबिलिटी को बताता है, जितना ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी हो वह क्रिस्टल उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी एफसीसी और एससीपी वाले का है, उससे कम बीसीसी, सबसे कम एससीसी। तो अभी जो इसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, वह था सीसीपी, मतलब दिस वन एफसीसी के बारे में। कोई जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही है, वहाँ बीसीसी पूछ सकता है, एससीसी पूछ सकता है, तो सबको रटते चलना है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कि मोलैरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज, 40 ग्राम NaOH को डिजॉल्व किया गया है 2 लीटर सॉल्यूशन में, मोलैरिटी क्या होगा। मास ऑफ NaOH दिया गया है 40 ग्राम, मोलर मास NaOH का निकाल लोगे, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ये भी आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ऐसा वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है 2 लीटर, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा दोगे डायरेक्ट, क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम, और यदि यहाँ ml में रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई होता, चूँकि लीटर में डायरेक्ट दिया हुआ है तो ऐसे ही चलना है। तो गिवन मास 40 ग्राम, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल, वॉल्यूम 2 लीटर, ग्राम ग्राम खत्म, ये पूरा खत्म, तो 1/2
मोल पर लीटर, मतलब ये आ जाएगा 0.5 मोल पर लीटर। मतलब इसका ऑप्शन ए हो गया। नहीं, इसका था ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर सी, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में है EMF ऑफ ए सेल विथ निकेल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों का दिया हुआ है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। निकेल का -0.25 वोल्ट और कॉपर का दिया हुआ है +0.34 वोल्ट। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में बराबर है, इसलिए थोड़ा ध्यान दोगे। कोई जरूरी नहीं यही है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी ऐसे 2 इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डाटा दिया हुआ हो, 2 इलेक्ट्रोड्स के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डाटा दिया हुआ हो, तो इसमें से सबसे पहला चीज़ जरूरी होता है पहचानना कि कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, और वो वैल्यू के आधार पे पहचानेंगे। दोनों में से जो वैल्यू अधिक होगा उसे आप मानोगे कैथोड, जो वैल्यू अधिक होगा उसे क्या मानना है कैथोड, और जो वैल्यू कम है उसे मानना है एनोड। कैथोड एनोड पे बात है कि ऐसे करके 2 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ हो तो जो हाइयर वैल्यू है उसे आप कैथोड लेकर के चलोगे, लोअर वैल्यू को एनोड लेकर के चलोगे, और वहाँ से फिर EMF निकालने का फॉर्मूला है, EMF निकालने का फॉर्मूला है E कैथोड माइनस E एनोड। यदि डायरेक्ट दिया हुआ है तो कैथोड पे यहाँ कॉपर हो गया ना, तो Cu2 प्लस से Cu माइनस Ni2 प्लस से Ni, तो Cu2 प्लस ये हो गया +0.34 वोल्ट, माइनस माइनस में ही दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 0.34 प्लस 0.25 कितना जाना है 0.59 वोल्ट। देखो ऑप्शन होगा कोई, ए नंबर ही है, तो ए नंबर इज द करेक्ट आंसर आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई भी दो इलेक्ट्रोड बस इतना पहचान लेना कि जो बड़ा वैल्यू है जो कैथोड मानोगे, छोटे वाले वैल्यू का एनोड। अब यहाँ प्लस माइनस में दिया हुआ है तो बड़ा छोटा डायरेक्ट पता चल रहा है, हो सकता है दोनों प्लस में दिया हुआ हो सकता है दोनों माइनस में दिया हुआ हो, तो उस केस में अपना समझ लोगे। हाइयर वैल्यू को कैथोड मानेंगे, लोअर वैल्यू को एनोड मानेंगे, और कैथोड में एनोड को माइनस करेंगे तो ये मैप निकल जाएगा उस सेल का। नेक्स्ट 5 नंबर, सॉल्यूशंस तो हैं सब में, लेकिन ऑब्जेक्टिव का तो डायरेक्ट सॉल्यूशन भेजा गया है, इसको करोगे तो इस तरह से देखना है। 5 नंबर में है कैटलिस्ट यूज्ड इन हैबर्स प्रोसेस। तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि हैबर्स प्रोसेस है क्या। तो अमोनिया बनाने का जो है मेथड होता है हैबर्स प्रोसेस, जिसमें हम लोग यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में आयरन। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के कॉम्बिनेशन से अमोनिया गैस बनता है, ऐसा। इसमें से कैटलिस्ट के रूप में आयरन यूज होता है, याद रखोगे कैटलिस्ट के रूप में, और मॉलिब्डेनम होता है प्रोमोटर के रूप में। अभी पूछ दिया है कैटलिस्ट, हो सकता है एग्जाम में प्रोमोटर पूछ दे। प्रोमोटर करने का मतलब कैटलिस्ट का कैटलिस्ट, कि इसे प्रोमोट करेगा मॉलिब्डेनम। तो हैबर प्रोसेस में आयरन इज द कैटलिस्ट बट मॉलिब्डेनम इज द प्रोमोटर। तो इस बात को एकदम दिमाग में बैठाए रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही ना, ए में दिया हुआ आयरन। 6 नंबर क्वेश्चन E5 था। 6 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओर ऑफ आयरन। तो इसको तो डायरेक्ट याद रखना होगा, इसे डायरेक्ट याद रखना होगा। देखोगे नोट्स में जितने भी कॉमन एलिमेंट है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, मैग्नीशियम, जो भी है, इन सब का और 2 तो 3 कम से कम याद रखना ही होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन भी एग्जाम में होना ही 100% होना है। यही रहेगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन इस टाइप का और से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो फिलहाल यहाँ आयरन का पूछा है जो हेमाटाइट है, आयरन का पूछा है जो कि हेमाटाइट है, कोई भी आ सकता है। नेक्स्ट 7 नंबर में है
द रोल ऑफ ए कैटलिस्ट इज़ टू चेंज, कि कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, क्या बदलता है वो, गिब्स एनर्जी बदलता है, एंथैल्पी बदलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है, या एक्टिवेशन एनर्जी बदलता है। तो पढ़े हुए इसको चैप्टर में हम लोग कि एक कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करना। तो अभी तो बस केवल बदलाव पूछा है, हो सकता है एग्जाम में इसको ऐसे पूछे कि एक कैटलिस्ट क्या करता है रिएक्शन में, एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाता है, घटाता है, चेंज नहीं करता है, ऐसे। तो याद रखोगे कि कैटलिस्ट जो होता है ना, एक कैटलिस्ट लोअर्स द या लोअर्स डाउन द, जो भी है, एक कैटलिस्ट लोअर्स डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, इतना याद रखोगे। और एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है इसीलिए रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, क्योंकि जो रेट होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी का। ई बढ़ेगा तभी ई घटेगा, और या फिर ई घटेगा तो ई बढ़ेगा। तो कैटलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी घटाना, लोअर कर देना, और एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा रिएक्शन का। इसीलिए जो है कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखोगे। 8 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये भी कॉमन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन दिए हुए हैं मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी। पूछ रहा है टेम्परेचर पर कौन कौन डिपेंड नहीं करेगा। पता तो सबको होता है, लेकिन एग्जाम में कन्फ्यूजन है जो ले डूबता है। एग्जाम में कन्फ्यूजन है जो ले डूबता है, बड़ा परेशान करता है। तो बड़ा आसान सा ट्रिक बता रहे हैं हम, देखोगे। टेम्परेचर में है आर, तो जिसमें जिसमें आर है वो टेम्परेचर के साथ वैरी करेगा। मोलैरिटी में आर है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। नॉर्मलिटी में आर है, डिपेंड करेगा। फॉर्मेलिटी में आर है, डिपेंड करेगा। इसमें कहीं आर नहीं है तो ई टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तरीका हुआ, ये कोई कारण नहीं है, तरीका हुआ कि मोलैलिटी में कहीं आर नहीं दिख रहा है तो ये डिपेंड नहीं करेगा, ध्यान रखोगे। मोलैलिटी के अलावे भी हैं, जैसे मोल फ्रैक्शन होता है, जैसे मास परसेंटेज होता है, ऐसे करके। तो एग्जाम में आएगा तो बेसिकली यही 4 दिए रहते हैं ऑप्शन में। तो चारों में से 3 में आर है तो ये तीनों डिपेंड करेंगे टेम्परेचर पे, इसमें नहीं है तो नहीं हो सकता है। इसी को उल्टा करके पूछे एग्जाम में कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहाँ इंडिपेंडेंट वाली बात पूछा है, वहाँ डिपेंड कौन करता है ये पूछ देगा। तो उसके लिए फिर वही बात याद रखना है कि आर वाला कोई दिया रहेगा तो डिपेंड करेगा, नहीं है तो नहीं। बाकी एग्जैक्ट रीजन तो जान रहे हो कि इन तीनों में वॉल्यूम के टर्म्स होते हैं और वॉल्यूम टेम्परेचर से प्रभावित होता है, इसलिए ये तीनों प्रभावित होंगे। मोलैलिटी में वॉल्यूम का टर्म कहीं नहीं होता है, केवल मास का टर्म है, और मास टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, इसलिए मोलैलिटी भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो वो वजह हुआ, ये ट्रिक हुआ याद करने का। तो याद रखोगे, कन्फ्यूजन नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं तो सब कुछ जाना हुआ एग्जाम में हो जाता है दिक्कत। 9 नंबर में द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइन नंबर में द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। देखो समझोगे ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी होता क्या था, कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ऐसा, तो बस हम लोग को इस लाइन को केवल पकड़ना है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के जितने भी आयंस हैं उन सारे आयनों के कंडक्टेंस को हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। अब सिंपल सी बात है कि कोई 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट हम जैसे HCl लेते हैं 1 मोल। अब 1 मोल कहने का मतलब कि इतने मॉलिक्यूल्स हुए,
6.022 इंटू 10 का पावर 23। इससे आप वाटर में डिजॉल्व किए, और वाटर में डिजॉल्व करने पर कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका सारा मॉलिक्यूल टूट जाए। ऐसा कभी होता ही नहीं कि 100% मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन तुरंत से हो जाए। तो मान लें कि इसमें से कुछ मॉलिक्यूल टूटा तो कितना टूटा, मान लेते हैं कि इसमें से या 4.022 इंटू 10 का पावर 23 डिसोसिएट हो गया। तो कुछ तो अभी भी है जो नहीं किया है डिसोसिएट। तो जो मॉलिक्यूल अभी डिसोसिएट नहीं किए हैं उनको डिसोसिएट करवाने के लिए, आयन में तोड़ने के लिए, ये टूटेगा ना H+ और Cl- में, तो बाकी बचे हुए मॉलिक्यूल को आयन में तोड़ने के लिए तुम्हें और वाटर मिलाना होगा। अरे जो वाटर मिलाने का प्रोसेस होता है ना, सॉल्वेंट मिलाने का प्रोसेस, यही प्रोसेस कहलाता है डाइल्यूशन। द प्रोसेस ऑफ एडिंग सॉल्वेंट इज कॉल्ड डाइल्यूशन। तो फिर से यदि वाटर मिलाओगे तो बाकी के जो बचे हुए मॉलिक्यूल है वो भी डिसोसिएट कर जाएंगे। तो ओवरऑल होता क्या है कि डाइल्यूशन से, सॉल्वेंट मिलाने से उस इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बढ़ता है, तो नंबर ऑफ आयन्स बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में। 1 मोल के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट में आयन बन रहा था उसका संख्या बढ़ जाएगा, और जब आयन का संख्या बढ़ जाएगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन्स ऑफ 1 मोल। अब मान लो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में हमें 5 आयन मिल रहा है, तो कंडक्टेंस यही 5 का होगा जो मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। लेकिन वही 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से 25 आयन मिल रहा है, तो आयन ज़्यादा हो गया तो मोलर कंडक्टेंस इसका अधिक हो जाना है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से आयन का संख्या बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन में यहाँ यही था कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज एज, 4 ऑप्शन है, डाइल्यूशन इंक्रीजेज, टेम्परेचर डिक्रीजेज, डाइल्यूशन डिक्रीजेज, नॉन ऑफ एबव। तो टेम्परेचर घटने से तो कभी होगा नहीं, टेम्परेचर बढ़ने से ही होगा। डाइल्यूशन में इंक्रीजेज डिक्रीजेज दोनों दिया हुआ है, तो यहाँ इंक्रीजेज वाला फैक्टर होगा, क्योंकि डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो आयन का संख्या बढ़ेगा, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। यदि एग्जाम में केवल कंडक्टिविटी पूछा तो कहानी उलट जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मान लें कि यह 1 लीटर है, ठीक, इस 1 लीटर में ऐसे करके अभी 5 आयन है, तो ये 5 आयन का जो कंडक्टेंस होगा वो भी कहलाएगा कंडक्टिविटी। अब हम क्या करेंगे कि इसमें और मिलाएंगे वाटर, और क्या मिलाएंगे, वाटर। तो जब और वाटर मिलाएंगे तो वाटर के जब कुछ मॉलिक्यूल यहाँ आएंगे तो ये जो आयन है इलेक्ट्रोलाइट का इसको बाहर जाना होगा, क्योंकि वॉल्यूम हम लोग उतना ही रख रहे हैं 1 लीटर। तो आखिर नया जो आया है तो इसके लिए आयन को यहाँ से बाहर होना होगा, तब उस आयन की जगह पे ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल होंगे। तो ऐसा करने से यूनिट वॉल्यूम में 1 लीटर में अब आयन का संख्या कम हो जाएगा। पहले 1 लीटर में 5 आयन था, अब 1 लीटर में 3 ही आयन बचा है। तो यहाँ यह स्पेसिफाइड है कि वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए। यहाँ वॉल्यूम का वैसा कोई बात नहीं होता है, बस यहाँ देखना है कि 1 मोल में कितना आयन है। ये जो हम लिख दिए हैं तो इसको इग्नोर करना है, ऐसे 1 मोल में कितना आयन बन रहा है, जबकि यहाँ यूनिट वॉल्यूम में कितना आयन है। तो यूनिट वॉल्यूम में शुरू में 5 आयन था, और वाटर मिलाए तो वाटर मॉलिक्यूल आने से आयन चले गए बाहर, तो अब यूनिट वॉल्यूम में आयन का संख्या कम हो गया, इसलिए कंडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, बट कंडक्टिविटी इज अलोन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। कि यदि बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा, एकदम याद रखोगे इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी दोनों अलग अलग बात है। हालांकि टेम्परेचर का दोनों पे डायरेक्ट इफेक्ट है, टेम्परेचर का दोनों पे डायरेक्ट इफेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी दोनों बढ़ेगा, लेकिन डाइल्यूशन में अलग अलग बात है, यहाँ डायरेक्ट है वहाँ इनवर्स है। तो इस कंसेप्ट को समझे रहोगे। अभी दे दिया है मोलर कंडक्टिविटी, एग्जाम में दे देगा कंडक्टिविटी, दिमाग घूम जाएगा, पढ़े रहोगे यहाँ की डायरेक्ट है जबकि उसमें कहानी उल्टा है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सो 9 नंबर तो हो गया, 10 नंबर, व्हाट इज द कोवैलेंस ऑफ नाइट्रोजन इन N2O5। कोवैलेंसी जानने के लिए स्ट्रक्चर जानना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब N2O5 का स्ट्रक्चर यदि नहीं पता है तो फिर से दिक्कत है, बिना स्ट्रक्चर का इसका कुछ हो ही नहीं पाएगा। ऐसा स्ट्रक्चर है N2O5 का। अब यदि इसका ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, तो कोवैलेंसी 4।
कोवैलेंसी मतलब कितना बॉन्ड बना रहा है उसका एक एटम उस मॉलिक्यूल में, वही कोवैलेंसी होता है इसके लिए। कोवैलेंस या कोवैलेंसी एक ही चीज़ है। तो 4 ऑप्शन नंबर डी है इसका। यही मान लो N2O4 रहता तो स्ट्रक्चर वहाँ भी जानना होता, बिना स्ट्रक्चर का कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ भी जानना होता, यहाँ भी कोवैलेंसी 4 ही है। जनरली लोग यहाँ से अंदाज़ा लगाते हैं N2O5 तो 5, N2O4 तो 4, नहीं, बिना स्ट्रक्चर का कोवैलेंसी नहीं बता सकते हो। और इन दोनों से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इसमें देख रहे हो, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है और इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड है। तो ऐसे करेगा क्या कि नाइट्रोजन के 4-5 ऑक्साइड्स दे देगा, N2O5, N2O4, N2O3, N2O। आप पूछेगा बताओ किसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, किसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। तो उसके लिए एक मात्र यही है N2O5, जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड नहीं होता है, बीच में ऑक्सीजन होता है, बाकी सब में नाइट्रोजन नाइट्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड है। इसी का उल्टा पूछ देगा कि इसमें से किसमें ऐसा बॉन्ड है, NON बॉन्ड है, तो उसके लिए भी वही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, ध्यान रखना इन बातों का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे इसमें 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, या कोऑर्डिनेशन और डी ब्लॉक दोनों से कॉमन है कलर्ड कंपाउंड। इसके लिए हम लोग कंडीशन देखे थे कि मेटल का डी में इलेक्ट्रॉन 0 और डी में इलेक्ट्रॉन 10 है तो ये कलरलेस होंगे, ये कलरलेस होंगे। और यदि डी में इलेक्ट्रॉन 1 से 9 तक है तो वे कलर्ड होंगे। बस इतना सब। तो ये 4 आयन दिए हुए हैं, स्कैंडियम ट्रिपल प्लस, Mn डबल प्लस, Zn डबल प्लस और टिटेनियम 4 प्लस। देख लो इस बात को, स्कैंडियम ट्रिपल प्लस का होता है 3D0। अब इसके लिए कन्फिग्रेशन ही याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं होना है। अब इसके लिए हम तो यहाँ बता दिए कि D1 से 9 में कलर्ड है, D0 D10 वाले कलरलेस होते हैं जनरली। लेकिन अब यहाँ तुम्हें पता ही नहीं है कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, तो जब तक नहीं पता रहेगा तो कैसे जान पाओगे। अब फिर उसके लिए कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर तो नहीं रटवाया जा सकता है। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, यदि लिखोगे आर्गन तो 3D1 4s2 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्लस भी है, तीनों निकल जाएंगे। मैंगनीज का लिखोगे लास्ट में 3D5 4s2, 2 प्लस है, ये दोनों निकल जाएगा, 5 बच जाएगा, तो इसका D5 हो गया। जिंक का होता है 3D10 4s2, 2 प्लस है, ये दोनों निकल जाएंगे, 10 बचेगा, D10। टिटेनियम का होता है 3D2 4s2, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्लस है, चारों निकल जाएंगे, बचेगा D0। तो D0 D10 D0, तो D0 D10 वाले तो कलरलेस है, कलर्ड है 1 से 9 वाला, दिस इज द कलर्ड। Mn डबल प्लस, मतलब ऑप्शन नंबर बी है यहाँ सही, बी नंबर। अ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2 प्लस आयन, 12 नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन है दोनों के लिए। चैप्टर पढ़ाते वक्त भी हम बोले थे कोऑर्डिनेशन से पढ़ाते समय कि इससे 2 टॉपिक, कलर का और मैग्नेटिक मोमेंट का, एग्जाम में आना ही है, क्योंकि ये दोनों टॉपिक डी ब्लॉक पे भी है, इसमें भी है, तो 100% आएगा, नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए अच्छे से करोगे। और कंसेप्ट यही है, कलर से पूछा तो बस इसी चीज़ को देखना है, D1 से D9 है तो कलर, D0 D10 है तो कलरलेस, बस इतना सा बात याद रखोगे। बाकी जो चार्ज ट्रांसफर वाले कॉम्प्लेक्स बताए गए थे उसको छोड़ करके। क्वेश्चन नंबर 12 में है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है एक M डबल प्लस आयन का, और इसका एटॉमिक नंबर दे करके रखा है 27। तो 27 यदि तुम्हें पता है तो कोबाल्ट लिख सकते हो 2 प्लस। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 यदि है तो लास्ट में होता है 3D7 4s2, 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन हटेंगे तो बचेगा 3D7। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7, 3 अनपेड बच रहे हैं, अनपेड 3। अब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला था √n+2bm। अभी n यहाँ दिया हुआ है 3+2bm, 3 2 5 3 15 √15bm।
16 रहता तो 4 आता, यहाँ 15 है तो 4 से थोड़ा कम आएगा। तो ऑप्शन में साफ दिया हुआ है, एक में 8.37 है, एक में 3.87 है, 6.92 है, 1.44 है। तो यहाँ से डायरेक्ट तुम्हें पता चल जाएगा कि 4 से थोड़ा सा कम मतलब 3.87, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्पिन ऑनली मैग्नेटिक निकालना है तो इसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही जरूरत पड़ेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला यही है, √n(n+2), जहाँ n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और ये तुम्हें तब पता चलेगा जब एटॉमिक नंबर आ दो, कन्फिग्रेशन आ दो। चलो एग्जाम में फिर भी एटॉमिक नंबर दे देगा, कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं देगा ना, वो तो लिखना ही होगा। अभी भी जरूरी नहीं कि एग्जाम में यही दे दे, कोई भी दे सकता है। तो मॉडल सेट आने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपका कल्याण हो गया, नहीं, तो एक तरीका बता रहा है, फंसा देगा एग्जाम में कहीं दूसरा चीज़ दे दिया तो। इसलिए कन्फिग्रेशन वगैरह बड़ा कॉमन है यहाँ के लिए भी, वहाँ के लिए भी। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तुम्हें, और ये बेसिक सा बात, तो फिर ये दोनों क्वेश्चंस हो जाने हैं, नहीं तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द ऑक्सो एसिड इन विच फास्फोरस एग्जिस्ट इन +5 स्टेट। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके देख लेना है। ऑक्सीडेशन नंबर बस निकालना है, तो जान ही रहे, हाइड्रोजन का +1 × 3, फास्फोरस का x -2 × 3 बराबर 0। तो +3 + x -6 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा +3। ऐसे ही सबका निकालोगे तो यहाँ +3 है, यहाँ आएगा +1, यहाँ आ जाएगा +5, और यहाँ देख लो तो ये हो जाएगा +4 + 2x -12 बराबर 0। तो यहाँ से 2x - 8 बराबर 0, तो x बराबर +4 आ जाएगा। तो पूछा है क्वेश्चन में +5 का, तो +5 का पूछा है तो H3PO4 इज द आंसर, सी नंबर। ऐसा तो यह था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखोगे। ओर को हीट करना है तो दो होता है, एक एयर के प्रेजेंस में और दूसरा एब्सेंट में, विदाउट एयर। विदाउट एयर आएगा एग्जाम में क्वेश्चन। एयर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो कहलाता है रोस्टिंग, और ई कहलाता है कैल्सिनेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, चाहे तो डेफिनेशन पूछ दे या ऑब्जेक्टिव बना करके पूछे। होता है कन्फ्यूजन वहाँ कि एयर था तो रोस्टिंग था या कैल्सिनेशन था, थोड़ा कन्फ्यूजन हो ही जाता है, उसी में गलती होता है। नहीं होगा, ट्रिक हम बता रहे हैं। एयर में आ रहा है, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में आ रहा है, बस। तो आर मिल रहा है, ख़त्म कहानी है कि रोस्टिंग में आर है तो एयर के प्रेजेंस में ही होता है, इसमें आर नहीं है तो इसमें एयर नहीं होगा, या लिमिटेड एयर होता है, लिमिटेड। ठीक है, इसके अलावा दो ऑप्शन इसमें और दिया था, रिडक्शन और स्मेल्टिंग। अब सोचो कि एयर के प्रेजेंस में किसी को हीट किया जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो रिडक्शन कैसे होगा? वो तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना। और स्मेल्टिंग तो खुद एक रिडक्शन का ही प्रोसेस होता है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन था केवल कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का, जिसमें हम बता दिए कि यदि एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर होगा तो एयर का आर, रोस्टिंग का आर मिल रहा है, मतलब ये दोनों एक साथ रहेगा बस। कैल्सिनेशन में विदाउट एयर होता है या लिमिटेड सप्लाई होता है, दोनों ध्यान रखना, विदाउट एयर रहेगा या फिर लिमिटेड सप्लाई रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, तो अभी खैर इसका आंसर नंबर बी है, रोस्टिंग वाला, क्योंकि यहाँ एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर दिया हुआ है। अब इसमें से 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगैंड्स फॉर्म चिलेट। कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन है। चिलेट बताए थे, रिंग बनेगा उसमें, और ये बन सकता है कैसे लिगैंड के द्वारा? पॉलीडेंटेड लिगैंड के द्वारा, इसके द्वारा, पॉलीडेंटेड लिगैंड के द्वारा। तो पॉलीडेंटेड लिगैंड्स ही हैं जो चिलेट फॉर्मेशन करते हैं। अब जो लिगैंड दिया हुआ उसमें तुम्हें पहचानना होगा कि कौन पॉलीडेंटेड है। पॉलीडेंटेड में मतलब बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा कुछ भी हो सकता है।
तो यहाँ दिया हुआ है एसीटेट, ओ पे माइनस है केवल, मोनोडेंटेट होगा। फिर दिया हुआ है ऑक्जेलेट, COO माइनस, यहाँ भी COO माइनस, यहाँ दो पे माइनस है, दोनों डोनेट कर सकते हैं तो ये जाएगा बाइडेंटेट। फिर दिया हुआ है साइनाइड, Cl माइनस, एक ही डोनर होगा, मोनोडेंटेट। फिर दिया हुआ है अमोनिया, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एक ही डोनर है, मोनोडेंटेट। मोनो ई बाइडेंटेट। तो जो पॉलीडेंटेट है वही चिलेटिंग लिगैंड होते हैं जो रिंग बनाते हैं, तो उसमें से साफ साफ दिया चिलेटिंग लिगैंड हो गया ऑक्जेलेट, ऑप्शन नंबर बी। अभी यहाँ भी फंसोगे, यदि लिगैंड तुम्हें नहीं याद है तो क्या ही कर लोगे, एग्जाम में हो सकता है कुछ दूसरा दे दे, यहाँ इथाइलिन डाइमीन दे दे, EDTA दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो इसके लिए पता होना चाहिए। और हम बताए थे चैप्टर पाते वक्त कि मोनोडेंटेट लिगैंड बहुत सारे हैं, उनको नहीं याद रखो। बाइडेंटेट में 3-4 दिया जाएगा, ऑक्जेलेट होगा, इथिलीन डाइमीन होगा, ग्लाइसिनेट होगा, बस। ट्राई टेट्रा पेंटा तो देगा नहीं, एक हेक्सा में EDTA वगैरह दे सकता है, दिए 4-5 याद रखो, उसके अलावा सब रहेगा तो मोनोडेंटेट हो जाएगा। तो वहाँ से काम हो जाना है, ध्यान रखोगे इस बात का। तो 15, एक 16 नंबर क्वेश्चन है जो बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्वेश्चन में कुछ क्लैरिफाई नहीं किया है। 16 में एक कॉम्प्लेक्स दे करके रखा है PTNH3 का होल 3 Cl2 BrCl, और पूछा है कि इसमें हेलाइड आयन कितने होंगे, हेलाइड आयन इसमें कितने होंगे। हाँ, मतलब इसमें झारखंड सरकार वाला दिमाग लगाओगे तो आसान है, हेलाइड आयन मैंने हेलोजन गिन लो 2 3 4, लेकिन जो कंसेप्ट होना चाहिए इस क्वेश्चन में जिसको यहाँ रिवील किया ही नहीं गया है वो क्या होगा। सो देखो, हेलोजन भले ही सब है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर यहाँ आयोनाइजेशन स्पेयर है, ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। यदि इसे हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो आयोनाइज तो करेगा केवल ही वाला जो आयोनाइजेशन स्पेयर है, तो हेलाइड आयन तो यहाँ से एक ही बनेगा। ऑप्शन में एक भी है, डी नंबर। या फिर सबको मिला करके देखोगे तो तुम्हें 4 समझ में आएगा। ठीक है कि अंदर वाला आयन में नहीं टूटता है, लेकिन चूंकि यह जो Cl है वो लिगैंड तो Cl माइनस के रूप में होता है ना, Cl2 न्यूट्रल लिगैंड तो होता नहीं है, Cl माइनस के रूप में रहता है। वैसे ब्रोमीन है तो यह ब्रोमाइड आयन के रूप में है, तो इस तरह से देखोगे तो अंदर वाले भी 2 Cl क्लोराइड के रूप में है, Br ब्रोमाइड के रूप में, बाहर वाला तो रहेगा ही। तो ऐसे करोगे तो 1 2 और 2 4 हो जाएगा। या फिर इस केस में बाहर वाला छोड़ोगे, यदि लिगैंड वाला हेलाइड कितना है, क्योंकि बाहर वाला लिगैंड तो होता नहीं है, लिगैंड तो अंदर वाला होता है ना केवल, तो अंदर वाला लिगैंड केवल होता है, तो देखोगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। तो 1 भी ऑप्शन हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। बहुत दिमाग लगाओगे तो तुम 1 और 3 में फंसोगे, झारखंड सरकार वाला दिमाग लगाओगे तो 4 जवाब दोगे। तो 4 ही हम लोग लिखते हैं अभी, क्योंकि यहाँ कुछ क्लैरिफाई किया नहीं, इसे क्लैरिफाई करना चाहिए था। हालांकि 3 तो ऑप्शन में है नहीं, 4 और 1 है, तो 1 और 4 में कन्फ्यूजन यहाँ ये है कि सबको मिला के देखोगे तो 4, और हेलाइड आयन केवल आयोनाइजेशन का पूछोगे तो ऐसे करके। यदि हम आयोनाइजेशन वाला ही ना लें और इसको ना लें तो इसको क्यों ना लें, ये न्यूट्रल थोड़े है, आखिर ये भी लिगैंड तो यहाँ नेगेटिव के फॉर्म में ही होता है। तो कुछ क्लैरिफाई किया नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहीं तक हम लोग छोड़ते हैं, इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसे हम कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।